वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका यूट्यूब चैनल में मेरा आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग क्लास 9 का जो साइंस है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पार्ट नंबर 4 तक जो है वो देख लिए थे। और पार्ट नंबर 4 तक जो है हम लोग क्लाइडल विलियन के जो प्रकार है वो चीज हम लोग देख चुके थे। क्लाइडल विलियन क्या था, इसका क्या गुणधर्म है, ठीक है, इस विलियन को किसने खोज किया, ये तमाम चीज जो है हम लोग सेशन 6 के द्वारा हम लोग समझ चुके थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका होने वाला है पार्ट नंबर आज जो आपका होने वाला है वो पार्ट नंबर 7 है। और हम इसको आज कह सकते हैं कि ये लास्ट सेशन भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। यानी क्लास 9 का जो साइंस है, चैप्टर नंबर क्लास 9 का जो साइंस है यानी हम कहेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर को हम लोग जो है वो लगभग पार्ट 6 तक जो है वो देख चुके थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आखिर जो है टिंडल प्रभाव क्या है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कोलाइडल विलियन होता है, कोलाइडल विलियन का खोज जो है एक टिंडल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका क्या किया था, खोज किया था। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिश्रण के घटकों को, कोई भी जब मिश्रण रहता है या कोई भी जब विलयन रहता है तो उनके घटकों के अवयवों को हम किन किन विधियों के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि किन किन मेथड के द्वारा इन तमाम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इन्हीं के ऊपर ये आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला हर दिन आपको जो है कोई ना कोई एक लेक्चर जरूर मिलेगा, चाहे वो क्लास 9 का हो या 10 का हो या क्लास 8 का हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टिंडल प्रभाव से। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है वो आपका है टिंडल, ये आपका है टिंडल प्रभाव। इस चीज को आज हम लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टिंडल प्रभाव। तो आज जो है टिंडल जो है वो क्या है, यानी इसको हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। कौन सा इफेक्ट कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्या है। टिंडल जो है एक ये साइंटिस्ट का नाम है। टिंडल जो ये एक क्या है, ये आपका जो है एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने जिन्होंने जो है वो जिन्होंने कोलाइडल विलियन का खोज किया था। कोलाइडल विलियन का खोज किया था। वो भी ये खोज आपका कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1776 के आसपास जो है टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडल के विलियन का खोज किया था। इसीलिए आज हम लोग जो है वो टिंडल प्रभाव पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग को देखना है कि आखिर टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव हम किसे कहेंगे, टिंडल प्रभाव हम किसे कहेंगे। तो टिंडल प्रभाव का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी प्रकाश किरण, पहले आप बात को समझ लीजिए, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी कोलाइडल विलियन से गुजरता है या जब उधर से जाता है, तो गुजरने के बाद क्या होता है कि प्रकाश किरण जो रहता है वो बिखरने लगता है। प्रकाश किरण में एक बिखराव आने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फैलने लगता है। तो इसी परिघटना को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसे कहा कि ये जो आपका है वो टिंडल प्रभाव है। तो यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि आखिर टिंडल प्रभाव किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो हम कहेंगे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। वो भी कब दिया था,
वो लगभग 1776 या फिर 1676 में दिया था, माफ कीजिएगा 1676 में जो है ये चीज इसका खोज हुआ था। यानी टिंडल विलियन का जो खोज हुआ था वो लगभग कितना हुआ था, तो आपको हम बता चुके हैं कि ये जो है वो 1676 में हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू हम लोग ये करते हैं कि आखिर टिंडल प्रभाव होता है। हालांकि आपको हम समझा चुके हैं, तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। जब कोई आप सुन के आसानी से आप कॉपी में हेडिंग लगाइए और इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडल विलयन के जब कोई प्रकाश किरण कोई कोलाइडल जब कोई प्रकाश किरण कोई कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो वह किरण बिखरने लगता है। इसी प्रक्रिया को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव कहा या फिर हम कह सकते हैं कि कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण कोई विलयन से गुजरता है तो वह किरण जो है वो बिखरने लगता है, फैलने लगता है। इसी प्रक्रिया को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव कहा। ये चीज आप आसानी से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यदि हम ये देखें कि टिंडल प्रभाव का खोज किसने किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टिंडल प्रभाव का जो खोज किया था ये नाम से ही क्लियर है किसने किया था। तो आप कहिएगा टिंडल वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? टिंडल वैज्ञानिक ने। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यदि इसका कुछ एग्जाम्पल का हम बात करें तो इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका आ जाएगा दूध। एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा दूध आ जाएगा। उसके बाद आपका क्रीम आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं फेस क्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेस क्रीम। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कुहासा हो सकता है, कोहरा हो सकता है। इसमें क्या है? आपका कोहरा है, और फिर आपका बादल है। बादल है। उसके बाद हम धुआं को भी ले सकते हैं। उसके बाद हम किसको ले सकते हैं? धुआं। इन तमाम चीज जो है ये आपका जो है वो कोलाइडल विलयन में आएगा। ये सब किस में आएगा? आपका कोलाइडल विलयन में आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जो है समझ में आ गई। सेविंग क्रीम भी हम कर सकते हैं, या फिर हम कीचड़ को भी ले सकते हैं। कीचड़ ये सब जो है ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टिंडल प्रभाव का एक प्रकार का एग्जाम्पल है।
यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन एक किंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है, तो आप आसानी से मान सकते हैं। जैसे दूध हो गया, आपका क्रीम हो गया, फेस क्रीम, कोहरा, बादल, धुआं, कीचड़ इत्यादि, ये तमाम चीजें जो है वो आपको टिंडल प्रभाव को क्या करेगा, शो करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाले, यानी जो अब पदार्थों को पृथक करने वाले जो कारक हैं उसको अब हम लोग देखने वाले। पदार्थों के अवयवों को पृथक करने वाले विधि है या फिर हम कह सकते हैं मेथड है, इन चीजों को देखने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग अपने कॉपी में लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग जो आपको लगाना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका है, नेक्स्ट हेडिंग आपको लगाना है मिश्रण के पदार्थों के अवयवों को अलग करने की विधियां। यानी जो मिश्रण होता है उसके पदार्थ में बहुत सारे अवयव होते हैं। अवयव का मतलब आप ये समझिए कि मान के चलिए मेरे पास जल है, तो हम कहेंगे कि जल में 2 अवयव है। जल में कितना अवयव है, तो आप कहिएगा 2। फर्स्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन है और सेकेंड जो है ये आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम सेकेंड अवयव कहेंगे, हाइड्रोजन को हम फर्स्ट अवयव कहेंगे। अवयव का मतलब हो गया कि कोई भी घटक, कोई भी पदार्थ जिन जिन चीजों से मिलके बनी होती है उन्हीं चीजों को हम एक प्रकार का अवयव कहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी विधि है। हालांकि मेथड तो बहुत है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो आपका है वाष्पीकरण। फर्स्ट विधि को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण विधि कहेंगे। फर्स्ट विधि को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण विधि। आपको याद करते चले जाना है। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, वाष्पीकरण। सेकेंड जो है वो आपका है अपकेंद्रण। सेकेंड आपका क्या है, अपकेंद्रण। सेकेंड विधि जो है वो आपका है अपकेंद्रण विधि। सेकेंड विधि को हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रण विधि कहेंगे। एंड इसके बाद जो आपका थर्ड विधि है ये आपका है पृथक्करण। थर्ड को हम क्या कहेंगे, पृथक्करण कहेंगे। थर्ड को हम क्या कहेंगे, पृथक्करण। थर्ड को हम क्या कहेंगे, पृथक्करण कहेंगे। थर्ड विधि को क्या कहेंगे, पृथक्करण विधि कहेंगे। एंड फोर्थ विधि को हम क्या कहेंगे, फोर्थ विधि को जो हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातन। फोर्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। फोर्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। फोर्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। एंड फिफ्थ को हम क्या कहेंगे, आसवन। फिफ्थ को हम क्या कहेंगे, आसवन। फिफ्थ को हम क्या कहेंगे, आसवन। एक एक विधि को जो है आपको कम से कम 3 टाइम्स जो है वो रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि जो चीजें आपको दिमाग में नहीं है। एंड 6 जो है ये आपका है क्रिस्टलीकरण। 6 जो है वो आपका है क्रिस्टलीकरण। 6 जो है आपका है वो क्रिस्टलीकरण है। एंड सातवां जो है, यानी सातवां मेथड जो है ये आपका है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपका सातवां मेथड है या 7th मेथड है, जिसके द्वारा हम मिश्रण के पदार्थों के अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड जो था मेरा वो क्या था, वाष्पीकरण विधि था। फर्स्ट मेथड को हम वाष्पीकरण विधि कह रहे थे। अब हम यहीं पर 1 बाय 1 करके हम देख लेंगे।
वाष्पीकरण को हम कहेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन इसको हम क्या कहेंगे? इवापोरेशन मेथड। इवापोरेशन मेथड को ही हम वाष्पीकरण विधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण विधि कहेंगे या इवापोरेशन मेथड कहेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है ये जरूर समझ में आ रहा होगा। अब 1 बाय 1 करके जो है हम यहाँ पे इनको जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। वाष्पीकरण विधि जो क्या है, इससे पहले का क्लास जो था वो आप जो है आसानी से वाष्पीकरण को समझ चुके थे। इसको अब हम लोग को समझना है। वाष्पीकरण आपको पहले से पता है कि जब किसी भी द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो द्रव जो रहता है वो गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं द्रव अवस्था से वो चेंज होकर गैसीय अवस्था में चल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। ये तो वाष्पीकरण था, लेकिन हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आखिर वाष्पीकरण का जो विधि है, इस विधि के प्रयोग से किसी भी मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जाएगा। तो काफी इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए हम लोग यहीं से लिखते हैं। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वो आसानी से नोट्स बना सकते हैं। जब हम किसी विलयन को गर्म करते हैं, जबकि हम किसी विलयन को गर्म या फिर हम कह सकते हैं उसे धूप में रख देते हैं, उसे धूप में क्या करते हैं? रख देते हैं। तो क्या होता है कि गर्म होने से, तो क्या होगा कि गर्म होने से उसमें उपस्थित गर्म रख देते हैं तो गर्म होने के बाद उसमें उपस्थित विलायक वाष्प में बदलकर विलय से अलग हो जाते हैं। वाष्प में बदलकर विलय पदार्थ से क्या होंगे? अलग हो जाते हैं। विलय पदार्थ से अलग हो जाते हैं। विलय पदार्थ से क्या होंगे? अलग हो जाते हैं। उसे हम वाष्पीकरण विधि कहेंगे। इस वाष्पीकरण विधि में उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण विधि कहते हैं। इस वाष्पीकरण विधि में किसी भी विलयन को जब गर्म किया जाएगा तो जो इसमें उपस्थित विलायक रहेगा वो विलायक जो है वो वाष्प में बदल जाएगा, यानी हम कहेंगे कि गैस में बदल जाएगा। और गैस में जैसे भी वो विलायक बदल जाएगा तो वो विलय पदार्थ से अलग हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि वाष्पीकरण विधि के द्वारा विलायक और विलय जो है वो अलग हो गया, इसलिए हम इस विधि को कहेंगे वाष्पीकरण विधि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। शॉर्ट बोले तो कि जब हम किसी भी विलयन को गर्म करते हैं या धूप में रख देते हैं तो विलयन का जो मुख्य भाग विलायक होता है वो क्या होता है? गर्म होने के बाद विलय से अलग हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा? विलय से अलग हो जाएगा। अब जैसे ही विलायक विलय से अलग हो जाएगा तो हम कह सकते हैं
में किसी भी मिश्रण का जो पदार्थ है वो अलग हो गया। तो इसी विधि का नाम हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण विधि। जब विलयन को गर्म किया जाएगा, विलयन को क्या किया जाएगा? विलयन को गर्म किया जाएगा। जैसे हम विलयन को गर्म करेंगे तो जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कण रहेगा, उसमें जो उपस्थित विलय पदार्थ का कण रहेगा, यानी विलयन में आप लोग को बताया गया था कि विलयन में मुख्य रूप से दो चीज होता है। विलयन में मुख्य रूप से कितना चीज होता है? पहला चीज आपका होता है विलायक और दूसरा चीज जो होता है ये आपका होता है विलय। अब जब हम किसी विलयन को गर्म करेंगे तो विलयन जो है वो विलय से अलग होगा। कैसे हो जाएगा? तो वाष्प में बदलकर ये हो जाएगा विलय से अलग। इसी विधि को हम कहेंगे वाष्पीकरण विधि। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो वाष्पीकरण का विधि है, हम किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग करते हैं तो वो उसका यूज देखेंगे कि इसका कहाँ पे यूज हो रहा है, इसका प्रयोग हम देखने वाले हैं। इसका प्रयोग कि आखिर वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम विलयन को कैसे अलग करते हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि समुद्री जल से, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? समुद्री जल से नमक को अलग करना। समुद्री जल से नमक को अलग करना, इससे आप जरूर वाकिफ होंगे कि समुद्री जल में जो है वो नमक की मात्रा रहता है। दूसरा जो है जल से काले रंग की स्याही को अलग करना। सेकेंड आपका क्या है? जल से काले रंग की स्याही, काले रंग की स्याही, काले रंग की जो स्याही रहता है उसे हम अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्री जल से नमक को अलग करना, इनमें से किस विधि का उपयोग होगा, तो आपको याद रखना है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में क्या होगा? समुद्री जल में जो है वो लवण की मात्रा घुली रहती है। जब उस समुद्री जल में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा कि वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जैसे वो पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद वो जो पानी रहेगा वो हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो उस पानी का प्रेशर जो रहेगा वो हमारे आसपास के प्रेशर से कम हो जाएगा। अब जैसे उस पानी का प्रेशर कम होगा तो वो पानी चाहेगा कि हम अपनी इस स्थान को छोड़कर वैसे जगह में चल जाएं जहां का प्रेशर मेरे प्रेशर के बराबर है। तो वो पानी क्या करेगा? जब नदी तालाब समुद्र में जो पानी रहता है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद क्या होगा कि ये पानी ऊपर भाप बनकर उड़ने लगेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है ये भी समझने वाली बात है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पानी गर्म होगा, हल्का होगा, हल्का होने से उसका प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम होगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर का जो वायुमंडल है उसके आसपास का जो प्रेशर होता है वो लगभग एक बार होता है, और जब कोई भी चीज को गर्म कर दिया जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर को बराबर करने के लिए क्या होगा कि धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाना चाहेगा। ऐसा इसलिए, आखिर ऊपर की ओर ही क्यों जाना चाहता है? तो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि पृथ्वी से ऊपर हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान और प्रेशर जो रहता है वो घटता चला जाता है। और जब ऊपर जैसे जैसे ये भाप बन के ऊपर जाता है, एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी जो यहाँ से वेपर फॉर्म में गया था वो ऊपर जाने के बाद वो आपका एक क्या बोलते हैं उसको हम कंडेंसेशन हो जाएगा। जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये जो भाप था ये आपका ड्रॉप ऑफ वाटर में चेंज हो गया। ये जो आपका भाप था वो किसमें चेंज हो गया? ड्रॉप ऑफ वाटर में। इससे क्या होगा? इससे आपका जो होगा कि भाप जो है वो पानी में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये अलग हो जाता है।
हालांकि यहाँ पे ये सारा प्रक्रिया नहीं होगा, इसमें भाप पड़ेगा, पानी जो समुद्री जल रहेगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा यानी विलायक, और जो उसमें नमक घुला हुआ रहेगा वो आपका विलय पदार्थ अलग बच जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये यदि इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार लाइट आ रहा है एक बार लाइट जा रहा है, इससे क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए इसमें उतना प्रक्रिया नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि समुद्री जल है तो समुद्री जल में नमक घुला हुआ है, जैसे इसको हम चाहे गर्म करें, चाहे सूर्य के प्रकाश से गर्म हो, चाहे धूप से हो, या हम लोग आर्टिफिशियली कोई भी तरीके से इसको गर्म करेंगे, तो जैसे गर्म करेंगे पानी जो रहेगा वो यानी विलायक जो रहेगा यहाँ से अलग हो जाएगा विलय से, और विलय को कहेगा कि हम आपको अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम पानी को यहाँ पे रहने लायक अब नहीं बच गया है, इसलिए वो कहेगा कि हम अपने ओर जा रहे हैं यानी आसमान की ओर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, विलय पदार्थ जो रहेगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल को आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक छोटा सा कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में कुछ पानी को डाल देना है। मान लीजिए कि इस कंटेनर में आप जो है वो 1 लीटर जो है वो पानी को डाल दिए, और 1 लीटर पानी को डालने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम आपको 200 ग्राम या 250 ग्राम जो है वो आपको नमक डाल देना है, NaCl। अब NaCl को जैसे आप डाल दिए, उसको क्या करना है कि पानी को अच्छा से डिजोल्व करना है, नमक और पानी को अच्छा से डिजोल्व कीजिए यानी घोल दीजिए। घोल देने के बाद क्या होगा, इसको आप धूप में नहीं रखिए, नहीं धूप में रखने के बाद बहुत समय लग जाएगा, आप उतना इंतजार नहीं कर पाइएगा। आपको उसके बाद फिर क्या करना है, फिर देखिए लाइट कट गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको हीट देना है। अब जैसे आप इसको हीट देंगे, जैसे ही आपको अब हीट देंगे, पानी जैसे जैसे गर्म होगा भाप बनेगा, और ये पानी जो है ऊपर की ओर जाएगा, भाप बनेगा और ये पानी जो है ऊपर की ओर जाएगा, और जो उस पानी में नमक यानी सोल्यूट जो घुला हुआ था वो इसी बर्तन में, इसी कंटेनर में बच जाएगा। तो इससे इस प्रैक्टिकल को आप करके आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट विधि जो है वो आपको आसानी से समझ में आ गई, नहीं ना? चलो ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका अपकेंद्रण विधि। सेकेंड मेथड आपका क्या है, अपकेंद्रण विधि है। फर्स्ट विधि हम लोग देख लिए वाष्पीकरण के द्वारा किसी भी विलय और विलायक को कैसे अलग करेंगे। तो सेकेंड मेथड जो आपका क्या है वो है आपका अपकेंद्रण विधि। तो हेडिंग लगाइए अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। यानी इस मेथड में जो है वो कैसे कोई चीज जो है विलय और विलायक कैसे अलग होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस विधि में क्या होगा, इसमें जो है इसमें एक उपकरण रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक ठो उपकरण रहेगा। इस विधि में एक प्रकार का अपकेंद्रीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इस विधि में एक प्रकार का अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक प्रकार का मथनी, जिसमें क्या होगा, जो नोट्स नहीं बनाए हैं वो आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें एक प्रकार का मथनी या हम इसको बोल सकते हैं मिक्सी, या मिक्सी होता है, या क्या होता है, मिक्सी
होता है। इसमें क्या होगा, इस विधि में एक प्रकार का अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। इस यंत्र में एक या तो मथनी रहेगा या फिर हम कह सकते हैं मिक्सी। अब ये जो मथनी या जो मिक्सी रहेगा, ये जो मथनी या क्या रहेगा, मिक्सी रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, तेजी से घुमाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, तेजी से घुमाया जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। इसमें मिश्रण को क्या किया जाएगा, तेजी से घुमाया जाता है। अब जैसे इसमें मिक्सी या फिर हम बोल सकते हैं मथनी को तेजी से घुमाया जाएगा, तो घुमाने के बाद क्या होगा, जो भारी कण रहेगा, जो क्या रहेगा, भारी पदार्थ रहेगा, जो भारी पदार्थ रहेगा, वे नीचे की तल में बैठ जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, नीचे की तल में बैठ जाते हैं। जबकि जो हल्का रहता है, जबकि जो हल्का रहता है वह पदार्थ ऊपर की सतह में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे कि ये जो है वो अपकेंद्रीकरण विधि है। तो अपकेंद्रीकरण विधि में हम कैसे समझेंगे कि इस विधि में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस विधि में एक अपकेंद्रण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और जो ये यंत्र प्रयोग किया जाएगा, इस यंत्र में एक प्रकार का क्या रहेगा, मथनी रहेगा। और इस मथनी में इसमें एक मथनी होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, एक मिक्सी होगा। इसमें मिश्रण को तेजी से क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। मिश्रण को क्या किया जाएगा, तेजी से घुमाया जाएगा। अब जैसे तेजी से घुमाया जाएगा तो भारी पदार्थ जो है वो नीचे रहेगा। भारी पदार्थ रहेगा वो नीचे की तल में बैठ जाएगा, और जो हल्का पदार्थ रहेगा वो ऊपर की ओर कहेंगे हम ऊपर की सतह में चला जाएगा, या बोल सकते हैं ऊपर आपका जाके छपिट जाएगा, यानी तैरने लगेगा। तो इस प्रकार इसमें जो है वो विलय और विलायक एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रण विधि कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका जो है यूज जो किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो आपका जो है कपड़ा धोने वाला जो मशीन रहता है, कपड़ा धोने वाला यानी वॉशिंग मशीन जो होता है, इस वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े को निचोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गीले कपड़े को निचोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गीले कपड़े को क्या करने के लिए किया जाता है, निचोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला उपयोग में हम लोग को क्या समझ में आ गया कि कपड़ा धोने वाला जो वॉशिंग मशीन रहेगा उसमें गीले कपड़े को निचोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड जो है वो प्रयोगशाला में, आपका प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में रक्त प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र शोधकरण यानी प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र जो रहता है उसको शोधकरण में कर सकते हैं, या फिर इसको हम कर सकते हैं जांच में। शोधकरण कहिए या जांच में, यानी रक्त और मूत्र यदि मिक्स हो जाता है तो उसको हम जांच करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है दूध से क्रीम निकालने के लिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट जो है आपका हम यहाँ लिख देते हैं, दूध से क्या निकालने के लिए? क्रीम। दूध से क्रीम निकालने के लिए, दूध से क्रीम निकालने के लिए, दूध से क्या निकालने के लिए? क्रीम निकालने के लिए, यानी दूध से जो है वो क्रीम को निकालने के लिए हम लोग आसानी से इसका प्रयोग करेंगे। वो किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो ये जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो कुछ लंबा हो रहा है। हम तो सोच के चले थे कि आज जो है इन तमाम विधि को हम एक साथ जो है वो खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक सेशन में ये खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट भी हम लोग को साथ नहीं दे रहा। तो चलिए, नहीं होगा, ऐसा होगा तो एक पार्ट जो है हम लोग और इसका देख लेंगे। इससे ये होगा जो रिमेनिंग मेरा मेथड बच गया है चार, इन चारों मेथड को हम आसानी से क्या करेंगे? समझ लेंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग जो चीज़ कवर किए हैं उसको हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। इससे क्या होगा, आपने क्या सीखा ये चीज़ पता चल जाएगा। तो आज जो हम लोग सीखे हैं वो सीखे हैं आपका टिंडल प्रभाव। आज कौन सा प्रभाव हम लोग सीखे हैं? टिंडल प्रभाव सीखे हैं। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बाद हम लोग सीखे हैं मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है, जिनमें से हम दो मेथड को आसानी से देख चुके हैं। फर्स्ट मेथड जो था आपका वाष्पीकरण, उसको भी हम लोगों ने देख लिया, एंड सेकेंड मेथड जो था वो आपका था अपकेंद्रण विधि, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप आसानी से समझ गए हैं, और जिनको नहीं समझ में आता होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से समझाने का। तो ये तीन चीज़ जो है आज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कल जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा ये आपका होगा पृथक्करण से, यानी नेक्स्ट क्लास जो आपका होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्लास में जो क्लास 9 का जो होगा, नेक्स्ट क्लासेस में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पृथक्करण बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? पृथक्करण। नेक्स्ट में हम लोग क्या बताएंगे? पृथक्करण को बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ऊर्ध्वापातन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आसवन पढ़ेंगे, आसवन के बाद क्रिस्टलीकरण एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये तमाम मेथड जब हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर जो होगा वो हम लोग का 100% कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए इस सेशन को एक दूसरे तक जरूर भेजें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब ये मेरा चैनल जो है जैसे जैसे ग्रोथ करेगा उससे हमको और मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होने के बाद आप लोगों को और मेहनत के साथ हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो जो लोग नए हैं इस सेशन को या इस चैनल को या इस क्लास को आपको लाइक भी करना है, एक दूसरे के साथ भेजना भी है, और जो लोग हमारा ऐप जो है अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप उन लोगों को बता दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल
आपको ये चीज प्ले स्टोर में लिखना है केंदुआ। इतना आप यदि प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो हम आपको कहेंगे कि फर्स्ट नंबर में ही मेरा ऐप जो है वो ऐप आपको दिख जाएगा। फर्स्ट नंबर में ही आपको ऐप जो है वो दिख जाएगा, जहाँ पे आइंस्टाइन का लोगो मिल जाएगा। आपको आइंस्टाइन का लोगो मिल जाएगा और आप देख के जरूर समझ जाएंगे। और उस लोगो के अंदर जो है आपको मिल जाएगा शहादत सर। आपको क्या मिल जाएगा? शहादत सर लिखा हुआ भी आपको मैच कर जाएगा। यदि इतना चीज आपको प्ले स्टोर वाले ऐप में मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं ये ऐप जो है वो आइंस्टाइन एकेडमी वाले का है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा कि आप किस मोबाइल नंबर से इस ऐप को लॉगिन करना चाहते हैं। यदि आप मोबाइल नंबर को इंटर कर देते हैं, इंटर करने के बाद आपको एक तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा उस नंबर पे जिस नंबर को आप इंटर करेंगे। जैसे इनको इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका जो नाम क्या है। नाम डालने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप इस ऐप में इनरोल हो जाइएगा। जैसे इनरोल आप हो जाते हैं इस ऐप में, उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद जो है आपको 3 ठो ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट मिलेगा। उस 3 डॉट में यदि आप जाते हैं, 3 डॉट में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप जाके क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको जाना है फ्री मटेरियल में। फ्री मटेरियल में आपको 3 ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको जाना है कहाँ पे? फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में आपको जाना है। फ्री मटेरियल में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन में एक डॉक्यूमेंट रहेगा, एक आपका वीडियो रहेगा, एक आपका टेस्ट रहेगा। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप यदि क्लास 8 का बच्चे हैं या कल क्लास 8 का बच्चे हैं या क्लास 9 का है या क्लास 10 का है, इन तमाम क्लास का जो टेस्ट है एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जिनका एग्जाम एमसीक्यू हो रहा है, एमसीक्यू फॉर्मेट में जिनका भी एग्जाम हो रहा है, वो आसानी से इस टेस्ट को, एमसीक्यू टेस्ट को आसानी से दे सकते हैं। हर क्लास के लिए एमसीक्यू टेस्ट जो है वो लगभग प्रोवाइड कर दिया गया है, वो भी बिल्कुल जो है वो फ्री रखा गया है। एमसीक्यू टेस्ट को जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रखा गया है। अब आसानी से इस टेस्ट को दीजिए और अपने स्कोर को जान सकते हैं। जैसे बच्चा टेस्ट देता है, टेस्ट देने के बाद उसको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर 1 में मेरा कितना तैयारी है। अब आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ, आपका कितना परसेंटेज आया, आपका जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया है उनमें से आपका क्या स्थान है, ये तमाम चीज़ आपको खुद मोबाइल में पता चल जाएगा। इससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप सेकेंड टेस्ट में इसी में वी सॉल्यूशन का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप टेस्ट सबमिट करेंगे, एक आपका वी सॉल्यूशन का ऑप्शन आएगा। वी सॉल्यूशन में आप जैसे जाइएगा वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। उससे आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, मोबाइल में टाइम भी पास कर सकते हैं और टाइम पास करने के बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप जरूर कीजिए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आने वाला दौर में जो इस चैनल के द्वारा आपको बहुत सारा क्लास देखने को मिलेगा।